स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 या फिर 10th हो या फिर 8 हो या फिर किसी भी क्लास की हो, सभी क्लास के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग जो है व्याकरण को पढ़ने वाले हैं और व्याकरण को इतना जड़ से पढ़ने वाले हैं जितना जड़ से कहीं भी कोई भी टीचर नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं तो केवल किताबी भाषा रटाते हैं बस। और आज जो है हम किताबी के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे आए हैं तो निराश होकर के जाने नहीं देंगे, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। बिना टाइम को व्यतीत किए चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोग व्याकरण जो है एकदम क से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, क ख ग घ अंग जितने भी होता है, च छ झ झ यहाँ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ म म य र ल व लाभ सम उदाहरण स दंड स ह अक्षत्र ज्ञा। इसके अलावा अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको हंसीएगा मत कि ये तो बच्चे वाली पढ़ाई है। नहीं जी, ये बच्चे वाले पढ़ाई नहीं है। अगर आप हंस रहे हैं तो फिर समझ लीजिए इसका नतीजा फिर आप बाद में आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसलिए क ख ग आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे हम इस वीडियो में थोड़ा देर के लिए अभी लगा देते हैं, क से यहाँ तक आप देख लीजिएगा, और नहीं तो आपके घर पर बच्चा का किताब होगा, छोटे आपके भाई बहन होंगे उसका। तो बिना टाइम को व्यतीत चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू यहाँ से करते हैं, इस टॉपिक को यहाँ से वर्ण से शुरू करते हैं। अब आप बोलिएगा कि हर एक कोई तो वर्ण से ही शुरू करता है। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, वर्ण से ही शुरू करता है। किंतु आप वीडियो के अंत तक बन रहिए, सारे बात समझ में आ जाएगा। वर्ण से वो लोग शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाते क्या है और हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, वर्ण विचार आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 8 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न जो आपका बनता है, वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं। क्या करता है एग्जाम में, पहले सब्जेक्टिव पूछता था, अब सब्जेक्टिव ना पूछ करके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है, परिभाषा दे देता है, पूछता है उसे क्या कहते हैं। जैसे देखिए वर्ण की परिभाषा, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं ना कर सकते हैं। तो इसी तरह से एग्जाम में देता है वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, देता है डायरेक्ट एग्जाम में। अब बच्चा वहाँ पर फंस जाता है जो नहीं पढ़े रहता है, तो वो जिसका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे ना। जैसे देख लीजिए, जैसे अ हो गया, ई हो गया, क्या अ को हम क्या इसका खंड टुकड़ा करेंगे, ये तो खुद पर खुद ये स्वर है पहले से, इसको क्या हम खंड टुकड़ा करेंगे। ई हो गया, ख हलंत, क हलंत। अब आप बोलिएगा ख में तो अ है, जी नहीं, इसमें हलंत अगर लग गया तो ये ख अधूरा हो गया, क में हलंत लग गया अधूरा हो गया। अगर नहीं रहता लगा तो ये जो है इसमें अ छुपा रहता, हलंत लगने का मतलब ये अधूरा है, अ निकल चुका है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इत्यादि। इसी में आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अक्षर किसे कहते हैं। इसको भी आप लोग जान लीजिए, अक्षर किसे कहते हैं। तो जिसका क्षरण न किया जा सके, अर्थात जिसे खंडित न कर सकते हैं या जिसे तोड़ा न जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। देखिए हम 1000 एग्जाम्पल देंगे, 1000 तरह से समझाएंगे, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। किसे अक्षर कहते हैं, तो जिसका हम लोग क्षरण नहीं कर सकते, ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझे, जिसे हम लोग खंडित नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं समझे तो ऐसे समझे, जिसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। आगे देखिएगा, वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। बतवा तो बराबर हुआ, वर्ण में भी तो वही बात है, जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, अक्षर को भी हम लोग खंड या टुकड़ा तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको अक्षर कहेंगे। तो यह बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि जो नहीं मर सकता है उसको अमर कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जिसका क्षरण न किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। कैसा लगा। चलिए आगे देखिए, इसी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे है वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो वर्ण के क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए देखिए क्या बता रहे थे, वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 10th है आप, चाहे 12th है, चाहे कोई भी है। आगे देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण या ध्वनियाँ होती है, एवं नहीं होगा या होगा, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण या ध्वनियाँ होती है, तो हिंदी वर्णमाला में जो है 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती है। अब आप बोलिएगा 52 में कौन कौन सा, ये भी तो बता दीजिए सर। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे कि 52 कौन कौन सी होती है। बहुत जगह कोचिंग में देखते हैं 45, 46, 48, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं गलत सलत। हम इसको सिद्ध करके बताएंगे कि 52 ही वर्ण या ध्वनियाँ होती है, वर्ण कह लीजिए या ध्वनियाँ कह लीजिए, ठीक है।
आगे देखिएगा वर्ण के प्रकार, यानी कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के जो है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आगे देखिएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, अर्थात स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखिएगा, अर्थात में बोले हैं ना, यानी कि इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब आप बोलिएगा 11 कौन कौन सा होता है, ये भी तो बता दीजिए सर। ये भी बताएंगे। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है? तो अ, आ, छोटी ई, यहाँ पर छोटी ई होगा, ठीक है ना, घसा हुआ है। छोटी ई, बड़ी ई जिसको हर्षी दीर्घी बोलते हैं ना, छोटी ऊ, बड़ी ऊ यानी कि हर्षु दुर्गु, और री, ए ओ औ। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11 को हुआ ना। तो हिंदी में एग्जाम में पूछा जाए हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो बोलिएगा 11 होते हैं। अब कहीं वहाँ पर ऑप्शन में ही दे दे कि निम्नलिखित में से कौन स्वर है, इसी में से कोई दे दे, 3 को अदर ऑप्शन रहेगा, आप लोग पहचान लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा अंग और अ। अब आपका सवाल उठ सकता है कि अ में के सब ले लिए, अंग अ को कहीं छोड़ दिए। तो अंग और अ जो बच गया ना, इसको आयोग वाह कहा जाता है। अंग और अह जो बच गया उसको क्या कहते हैं? तो अंग और अह को आयोग वाह कहा जाता है। आगे देखिए ह्रस्व स्वर, और भी जान लेते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर, ध्यान से समझिए, ह्रस्व स्वर की संख्या जो है 4 होती है। अब कौन कौन सी होती है? तो अ हो गया, और ह्रस्व बोला यानी छोटी वाली, तो अ और छोटी ई होगा। यहाँ पर जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये छोटी ई होगा। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, ठीक है ना, ये छोटी ई होगा, बड़ी ई नहीं होगा, ठीक है। तो अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटी ऊ हो गया और री हो गया। इस सबको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? 4 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एग्जाम में कहीं इसी में से ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर पहचाने, तो पहचान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर। तो बताइए कुल मिलाकर के स्वर हो गया 11 गो, जिसमें से ह्रस्व स्वर 4 गो निकाल लिए, बचा कै गो? तो आप बोलिएगा 7 गो। तो 7 गो जो बच गया वह क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा भाई। तो दीर्घ स्वर सही में हो जाएगा। अ के बाद क्या बच गया? आ। छोटी ई निकाल ली तो क्या बचा? बड़ी ई। छोटी ऊ निकाले तो क्या बचा? बड़ी ऊ। डी निकाल ली तो क्या बचा? ए ओ औ। कुल मिलाकर के क्या हुआ गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हुआ। तो सातों का सातों क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। आगे देखिएगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यकीन मानिए कि इस चैप्टर से केवल वर्ण विचार से आपका 7 से 8 नंबर कंप्लीट होगा। बोर्ड एग्जाम में 10th की बात करें 7 पूछा हुआ था, 7। 12th की बात करें उसमें 6 पूछा हुआ था। बोलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक टॉपिक से मात्र 1 2 पूछा जाता है, जबकि इससे 6 7 पूछता है। क्यों? बने रहिए वीडियो के अंत तक, छोड़ के जाइएगा मत। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, कितने होते हैं जान लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 होती है। अब बोलिए कौन कौन सा होता है, ये भी बता दीजिए, जरूर बताएंगे। कवर्ग, कवर्ग कहे तो क ख ग घ अंग, उसमें जितना भी होता है सब, अगर सबको एक साथ नाम दें यानी क ख ग अंग, पूरा का परिवार कौन हो गया? तो कवर्ग। एक साथ कवर्ग बोलेंगे तो सबका जिक्र हो जाएगा। चौवर्ग बोलेंगे तो च छ ज झ यहाँ जितना भी हो तो सबका बोध हो जाएगा। उसी पर टवर्ग बोलेंगे ट ठ ड ढ न, तवर्ग बोलेंगे त थ द द न, पवर्ग तो प फ ब भ म। कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि सब में 5 5 हुए तो 25 गो हो गया। तो स्पर्श व्यंजन एग्जाम में पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है बाबू बताइए? बोल दीजिएगा 25 होती है। या फिर निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन है, पहचान लीजिए। नहीं पहचान लीजिएगा, जरूर पहचानिएगा। आगे देखिए व्यंजन वर्ण, तो उतना तो हम लोग जान गए। आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या समझे? व्यंजन वर्ण हम लोग उन वर्ण को कहेंगे जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, और बिना स्वर वर्ण के व्यंजन का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार बोल सकते हैं बिना राम के अयोध्या सुना है, तो बिना स्वर के व्यंजन भी सुना है। जैसे देखिए क बोल के देखिए, आपका क बोल के देखिए अ आ रहा है, अगर उसमें अ रहेगा ही नहीं तो क तो अधूरा हो जाएगा, कोई महत्व भी उसका नहीं रहेगा। यानी बिना स्वर के व्यंजन का कोई महत्व नहीं है। क ख ग घ बहुत सारा हो सकता है इत्यादि, ठीक है।
लेकिन स्वर वर्ण को इसमें मत पटक दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के जिक्र हो रहा है। जितना भी व्यंजन है सब में स्वर की सहायता ली जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे कौन सा वर्ण, तो व्यंजन वर्ण। और जिसका उच्चारण स्वतः होता है यानी किसी की सहायता नहीं ली जाता है तो उसको स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में किसी की सहायता ही नहीं ली जाती है। तो ये था कुल मिलाकर के। चलिए आगे देखिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है, चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा उधर से आवाज़ आ रहा था टक टक, चलिए बंद करवा दिए, खैर कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, स्पर्श नहीं, व्यंजन वर्ण के प्रकार, यानी व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होता है। तो याद रखिए व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होता है। एग्जाम में पूछेगा व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होता है, तो बोलिएगा व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। भाई स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं बता दीजिए सर जी अभी, चलिए बताते हैं अभी। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सबके सब क्या है, स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी, 25, ये तो पीछे ही बताया ना। अंतस्थ व्यंजन तो य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, इस सबका सब अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। अब एग्जाम में पूछेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप बोल दीजिएगा 4 होती है। आगे देखिए ऊष्म व्यंजन, यानी जिसको बोलने से ऊष्मा उत्पन्न हो, तो ऊष्म व्यंजन इसकी संख्या जो है इस 4 होती है। इसकी भी 4 ही होती है, लेकिन कौन कौन सा होता है ऊष्म व्यंजन ये भी तो देखिए। तो तलाब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह, ये सबका सब ऊष्म व्यंजन है, ठीक है ना। इसकी संख्या 4 होती है। आगे देखिएगा संयुक्त व्यंजन, चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञा हो गया और स्र हो गया, इस सबको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या, 4 होती है। अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो से मिलकर के बना हुआ है। किस किस से मिलकर के बना हुआ है, चलिए हम बताते हैं। चलिए आगे देखिए जी, ये जो क दिखाई दे रहा है ना, अक्षर जो दिखाई दे रहा है, अक्षर जो है सिंगल नहीं बना हुआ। अक्षर जो है क और मूर्धन स से मिल करके, आधा का आधा मूर्धन स से मिल करके तब जाकर के बना हुआ अक्षर। उसी प्रकार त्र की बात करें तो आधा त और र, आधा र से मिल करके बना हुआ है त्र, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार आगे देखिएगा। और उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद होता है ज्ञा। तो ये ज और च छ झ झ यहाँ जो होता है अंतिम वाला, उसी से मिलकर के बना हुआ है ज्ञा। और एक है स्र, तो ये जो है तालाब स और र से मिल करके बना हुआ है स्र, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इससे आगे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आगे देखिए द्विगुण व्यंजन। क्या बात है कि इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, चलिए वो भी जान ही लेते हैं। क्या बात है कि द्विगुण व्यंजन इसको कहा जाता है। तो देखिए द्विगुण व्यंजन, ये एक जो दिखाई दे रहा है ना ड, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, एक र है और एक ढ है। इसका नाम तो आप लोग सुने होइएगा। कहीं भी बताइए कि कहीं भी आप इस र को पढ़े हैं क ख ग में, नहीं ना पढ़े हैं। और इस ढ को कहीं भी पढ़े हैं तो आप बोलिएगा र तो नहीं पढ़े लेकिन ढ पढ़े हैं। तो एक बात हम भी बता देते हैं, आप पढ़े, आपका बात सही है, लेकिन आप जो है क ख ग घ में जो है ना ये वाली ढ पढ़े होइएगा। कौन वाली, तो इसकी बारी आता है, एक मिनट, आप ये वाली पढ़े होइएगा। ये नीचा बिंदु नहीं पढ़े होइएगा, नीचा बिंदु नहीं पढ़े होइएगा, सीधे पढ़ाया जाता है, सीधे ये होता है ना ढ होता है, ठीक है ना। इसमें बिंदु बिंदु नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। तो आप लोग को लग रहा है कि अगर होता है तो इसमें आप देख लीजिएगा, कभी भी पलट करके नहीं होता है बिंदु, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या समझा रहे थे, इस लाइन को फिर से ध्यान से समझिए। हाँ तो समझा रहे थे था द्विगुण व्यंजन ना। चलिए देखिए, तो द्विगुण व्यंजन जब आप क ख ग पढ़े थे ना, या फिर अगर आप पढ़े होइएगा तो आप ये ड पढ़े होइएगा लेकिन ये र नहीं पढ़े होइएगा। तो इसका 2 काम है। ये जब भी अगर ये ड आ गया स्टार्टिंग में तो ये बिना बिंदु के साथ आएगा और इसको ड के रूप में ही गिना जाता है। और ये जैसा ही एक अक्षर के बाद आएगा, यानी कोई शब्द लिखते हैं और बाद में कहीं ये ड आए तो वहाँ पर र के साथ आता है वहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार ढ की भी कहानी है। ये ढ जो है ना, कभी भी आप देखिए स्टार्टिंग में ढ लिखिए, कभी भी ये नीचा वाला, नीचा जो ये बिंदु है, ये नीचा ये बिंदु है छोटा सा, ये कभी भी शुरू कोई भी शब्द लिख लीजिए, शब्द के स्टार्टिंग में अगर ये ढ आ जाए तो बिंदु वाला ढ कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई लिख रहा है तो वो अशुद्ध माना जाएगा। और कभी भी आप लिखिए कोई शब्द और बीच में कहीं ये ढ आ जाए ना तो निश्चित है कि उसमें बिंदु पड़ेगा तो पड़ेगा। जैसे आप ढोलक लिख लीजिए, स्टार्टिंग में देखिए ये बिंदु नहीं लगा रहेगा तो नहीं लगा रहेगा। कुछ और शब्द लिख लीजिए और बीच में कहीं ये अक्षर आ जाए ना तो निश्चित में बिंदु लगा रहेगा। यानी इसका 2 काम है और इसका भी 2 काम है।
तो ये अलग वर्ण होता है, इसको अलग, ये अलग व्यंजन होता है, इसको अलग व्यंजन में गिनिए, ठीक है ना। कुल मिलाकर के अब तक हम कई गो व्यंजन बता दिए, कुल मिलाकर के अब तक गिन देते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहे, बार बार पन्ना पलटना सही नहीं, हम बोल देते हैं। देखिए 11 गो स्वर होता है और 2 गो अयोग बा होता है, अंग और अ, तो 11 2 13 गो हो गया। उसके अलावा जो है 25 गो स्पर्श होता है, कै गो हो गया, 38 गो हुआ। 4 गो अंतस्थ होता है, 42 गो हुआ। इसके अलावा 4 गो उष्म व्यंजन होता है, 46 गो हुआ। और 4 गो संयुक्त होता है, 50 गो। और 2 गो द्विगुण व्यंजन होता है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर है स्पष्ट। अभी थोड़ा देर पहले अभी हम बताए हैं, ये है द्विगुण व्यंजन। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया 52 गो। तो 52 गो आपका हम सिद्ध कर दिए। फिर से आप वीडियो बैक कर करके जो है देख सकते हैं कि 52 को हम कौन कौन सा सिद्ध किए हैं। स्पष्ट हम 52 को सिद्ध कर दिया। अब एग्जाम में कहीं पूछेगा कितनी वर्ण या ध्वनियाँ होती है तो 52, कोई पूछ दे कि कौन कौन सा 52, तो आप उसको जो है मुंह पे जवाब दे सकते हैं, करा जवाब। ऐसा कहीं भी किसी भी क्लास में हम नहीं देखे सिखाया जाता है 52 को सिद्ध करके, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, किसी वीडियो में नहीं देखे हम सिखाते हुए। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते, इतना हो गया। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। कुछ एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, 10th 11th 12 दोनों के लिए, सबके लिए जरूरी है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बोलिएगा ये तो हम कभी पढ़े नहीं किए, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए। इससे कम पूछा जाता है, रियल केस में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम प्यार से समझाएंगे। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर, तो अल्प प्राण और महाप्राण में निम्न अंतर होता है। जैसे देखिए अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि क ख ग आपको आना चाहिए, ये हम पहले ही बताए हैं। और क ख ग अंग तक जितना होता है सबको क वर्ग बोला जाता है, और इसको जो है प्रथम वर्ग बोल सकते हैं। और छ यहाँ इसको चौवर्ग बोल सकते हैं, और इसको जो है द्वितीय वर्ग बोल सकते हैं। उसी प्रकार टवर को तृतीय, तवर को चतुर्थ और पवर को पंचम। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी पीछे जो भी अंतस्थ उष्म स्पर्श जितना बताया सबको ध्यान में रखिए। चलिए देखिए, एक तरफ अल्प प्राण कर दिए और एक तरफ महाप्राण। आप देखिए समझिए यहाँ से, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण ले लेना है, यानी कि प्रत्येक वर्ग। अब इसको हम सिद्ध करके आप लोगों को समझाएंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए क्या बता रहे थे, प्रत्येक वर्ग का क्या लेना है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण लेना है। प्रथम कहे तो ये भी एक वर्ग है, क ख ग अंग पूरा एगो वर्ग हो गया, च छ ज झ यहाँ ये पूरा एगो वर्ग हो गया। उसी प्रकार आगे देखिए ट ठ न पूरा एगो वर्ग हो गया। उसी प्रकार त थ द न ये पूरा एगो वर्ग है, प प म पूरा एगो वर्ग हो गया, ठीक है ना। अभी इस वाले को देखिए, और बोल रहा है कि ये पूरा एगो वर्ग है, तो बोला है सब प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क्या बोल रहा है देखिए फिर से, प्रथम प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, इस वर्ग का भी, इस वर्ग का भी, इस वर्ग, यानी जितना पांचों वर्ग है ना, पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण ले लेना है। प्रथम वर्ण एगो दूगो, कवर का प्रथम कहे ना होगा, और उसके बाद सॉरी हाँ ठीक है, और चवर का च होगा, टवर का ट, तवर का त और पवर का प हो जाएगा। सभी वर्ग का बोला है कि प्रथम ले लीजिए। चलिए प्रथम ले लेते हैं सबका, तो कितना हो गया कुल मिला करके, प्रत्येक वर्ग का प्रथम 1 2 3 4 5 गो हुआ। उसके बाद आगे देखिए बोला है कि प्रत्येक वर्ग का फिर तृतीय भी ले लीजिए। तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय कौन कौन सा हो गया, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, कवर का तृतीय ग, चौवर का तृतीय ज, उसी प्रकार देखिए टवर का तृतीय ड, उसी प्रकार देखिए तवर का तृतीय द और पवर का तृतीय ब। 5 गो इसमें भी हो गया, देखिए 5 गो हुआ, 1 2 3 4 5, 5 गो हुआ, 5 5 कितना हुआ 10 हुआ। आगे देखिए और भी क्या बोला है, बोला है कि एवं पंचम वर्ण भी ले लीजिए प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का पंचम, कवर का पंचम क्या अंगा होगा, चौवर का पंचम यहाँ होगा, टवर का पंचम न, तवर का पंचम न और पवर का पंचम म। कुल मिलाकर के हुआ, इसमें भी 5 हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि प्रत्येक कौन कौन वर्ग का बोला, प्रथम तृतीय एवं पंचम। अब सबके हम 5 गो ले लिए। यहाँ पर देखिए इसका भी 5 गो, इसका भी 5 गो, इसका भी 5 गो, कितना हो गया 5 तिहाई 15 गो। अभी हम अल्प प्राण में समझा रहे, समझते रहिए ध्यान से। उसके बाद बोल रहा है कि अंतस्थ व्यंजन भी लेना है। तो हम अंतस्थ व्यंजन आपको हम कै गो बताए हैं, तो आपको हम अंतस्थ व्यंजन 4 गो बताए हैं। कै गो बताए हैं 4 गो। तो कै गो हो गया 5 तिहाई 15 गो, 5 तिहाई 15 गो ये हुआ, 5 10 और 5 ये 15, और 4 गो अंतस्थ व्यंजन जोड़ेंगे तो 15 4 कै गो 19 हुआ। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, आप कितना बताइएगा, तो आप बोल दीजिएगा वहाँ पर अल्प प्राण की संख्या 19 होती है। कितनी होती है, अल्प प्राण की संख्या 19 होती है। कौन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण लेना है। तो पूरा टोटलिंग जब प्रथम में लेंगे 5 गो, तृतीय में 5 गो और पंचम में 5, या 15 गो और 4 गो अंतस्थ।
15 4 19 को सिद्ध कर दिए। चलिए आगे देखिए, अब महाप्राण में समझते हैं। महाप्राण में क्या करना है, अब जरा सोच के देखिए कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम ले लिए, तृतीय ले लिए, पंचम ले लिए, बचा कौन? तो आप बोलिएगा द्वितीय तो बच गया है ना, और एक चतुर्थ भी तो बचा हुआ है ना। तो बच गया तो क्या कीजिए, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय ले लीजिए और चतुर्थ ले लीजिए। द्वितीय लेंगे तो 5 गो इसमें, द्वितीय लेंगे तो 5 गो इसमें, और चतुर्थ लेंगे तो 5 गो इसमें। 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बावजूद भी और इसमें क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि उष्म व्यंजन भी लेना है। उष्म व्यंजन कै गो होता है, चलिए इधर से हम समझाते हैं आपको, उधर से ना समझिए, इधर से हम एक जगह और लिखे हुआ आप लोगों को समझाने के लिए। द्वितीय लेना है, चतुर्थ लेना है, क्या क्या लेना है, फिर हम एक बार मोड़ के समझाते हैं, 1 मिनट। क्या क्या लेना है ध्यान से समझिए। एक तो लेना है द्वितीय, और एक लेना है, बचा क्या है, तो चतुर्थ। 5 गो कै गो हो गया, 10 गो। इसके अलावा उसमें और क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि आप ले लीजिए उसमें उष्म व्यंजन भी ले लीजिए। तो चलो उष्म व्यंजन भी ले लेंगे। तो 5 गो और 5 गो 10 गो, और उष्म व्यंजन जब हम लेंगे इसमें 4 गो, तो 10 गो 4 गो कै गो हो जाएगा, तो 10 गो 4 गो आप बोलिएगा 14 गो हो जाएगा। अल्पप्राण की संख्या 19 बताएं सिद्ध करके, महाप्राण की संख्या 14 बताएं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए नहीं कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अल्पप्राण महाप्राण आप लोग समझ गए। अल्पप्राण की संख्या 19 होता है, महाप्राण की संख्या कितना होता है, अब इसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा, आप चाहे तो फेयर के हिसाब से आप नोट कर सकते हैं, पूरा सब कुछ ऐसे बांट के। अल्पप्राण की संख्या 19, महाप्राण की संख्या 14। अब हम लोग बढ़ते हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, चलिए समझते हैं। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार समझिए, घोष वर्ण और अघोष वर्ण में निम्न अंतर है। पहले एक बार समझ लीजिए, प्रत्येक इसमें भी उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का क्या करना है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम लेना है। उसके अलावा अघोष में क्या करना है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पंचम और द्वितीय लेना है। और फिर से आ जाइए घोष वर्ण में, अंतस्थ व्यंजन लेना है एवं ह को भी, अर्थात सभी स्वर घोष वर्ण सभी स्वर को भी ले लेना है। और इसमें क्या करना है कि तालाब सा लेना है, मूर्धन सा लेना है और स लेना है। और इसके अलावा चलिए अब इसको हम लोग कॉपी के माध्यम से समझते हैं, इसको हम समझाते हैं आपको हम ऐसे, नहीं तो फिर आप बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है सर जी। देखिए यहाँ पर घोष वर्ण और अघोष वर्ण में निम्न अंतर है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, प्रत्येक वर्ग का तृतीय ये हो जाएगा, चतुर्थ ये हो जाएगा और पंचम ये हो जाएगा। कै गो 5 गो इसमें होगा तृतीय में, 5 गो चतुर्थ में, 5 गो पंचम में, पांति आई कै गो, पांति आई 15। आगे देखिए, उसके अलावा इसके बावजूद बोल रहा है कि सभी स्वर इसमें ले लेना है। देखिए अभी हम लोग घोष वर्ण पे हैं, किस पे है अभी, घोष वर्ण पे। क्या बोल रहा है, इसके अलावा बोल रहा है सभी स्वर भी लेना है, पॉइंट ऊपर छूट गया था। तो सभी स्वर 11 गो होता है, 5 या 15 गो ये हो गया, 5 10 15 और सभी स्वर 11 गो, कै गो होगा, 26 गो हुआ, 15 और 11 26 गो हुआ। इसके अलावा बोला है अंतस्थ वर्ण भी लेना है। अंतस्थ कै गो होता है, तो य र ल व 4 गो होता है, 26 और 4 गो 30 गो हुआ। और इसके बावजूद बोल रहा है क्या, इसके बावजूद 1 मिनट रुकिएगा, इसके बावजूद बोल रहा है कि आप ह को भी ले लीजिए। तो चलिए ह को भी बोल रहा है यहाँ पे, देखिए अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ ले लीजिए र ल व, और उसके बाद ह भी बोल रहा है, तो ह भी लेंगे तो ह भी हो जाएगा। अब 30 गो एगो कै गो हो गया, 31 गो, 30 गो कौन कौन सा, 5 10 15 और स्वर 11 गो, 26 और 4 गो ये, 26 4 30 और एक ह, 31 गो हो गया, सिद्ध कर दिए। तो घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा 31 होती है। चलिए अघोष वर्ण की संख्या समझते हैं। अघोष वर्ण समझिए, देखिए बोला है कि अब देखिए तो जरा एक बार सोच करके देखिए, तो हम प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम ले ले, तो बचा क्या, एक प्रथम बच गया ये, और एक द्वितीय बच गया है ना, बच गया। 1 मिनट रुकिए, आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, अभी हम इसको ऐसे समझाते हैं तब आप समझिएगा। देखिए समझिए, ये हम तृतीय, चतुर्थ, पंचम ले लिए थे, तो बचा था क्या, एक बचा था प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम में कै गो, 5 गो, इसमें 5 गो, कै गो हो गया, 10 गो हो गया। अघोष वर्ण के अभी हम समझा रहे हैं। इसके अलावा उसमें और क्या बोला है कि आपको तालाब सा भी लेना है, मूर्धन सा भी लेना है और दंत सा भी लेना है। तो 10 गो ये और 3 गो ये, कै गो हो गया आपका, 10 गो, 5 5 5 10 और 3 13। तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, देखिए प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण प्लस तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा जोड़ेंगे तो 5 5 10 3 13। तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा अघोष वर्ण की संख्या सर 13 होती है। इसमें क्या बात है, हम बता देंगे। तो हमें उम्मीद नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि आपको घोष वर्ण अघोष वर्ण संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप इसमें कभी भी कोई भी गलती नहीं कीजिएगा।
पहले हम अल्प प्राण बताए हैं, फिर महाप्राण बताए हैं, फिर घोष वर्ण बताए हैं, फिर अघोष वर्ण बताए। आप कापी में चाहे तो लाइन से आप फेयर के हिसाब से आप वीडियो रोक रोक करके लिख सकते हैं, या फिर एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। घोष वर्ण की संख्या हम कितना बताए हैं, तो हम बताएं कि घोष वर्ण की संख्या, पहले अल्प प्राण की संख्या बताए हैं कि 19, महाप्राण की संख्या 14, घोष वर्ण की संख्या बताए हैं जोड़ करके कितना, तो 31 बताए हैं, और अघोष वर्ण की संख्या कितना बताए हैं, तो 13 बताए हैं। तो ये था कुछ घोष वर्ण अघोष वर्ण। चलिए अब कुछ थोड़ा सा लिपि के बारे में जान लेते हैं, लिपि क्या होता है, यानी कि भाषा। चलिए, ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, सबके सब देवनागरी लिपि में आता है। और एग्जाम में आपसे पूछे कि सबके सब किस लिपि में आता है, ये चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत, चाहे मराठी, चाहे नेपाली, सबके सब देवनागरी लिपि में आता है। एग्जाम में पूछता भी हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी, आप बोल दीजिएगा। और पंजाबी हो गया, तो पंजाबी का लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी का लिपि है रोमन, और उर्दू और कश्मीरी का लिपि है ये फारसी। याद रखिएगा, ये एग्जाम से 1 नंबर आराम से, इससे 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसको इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर कीजिएगा आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। हम उच्चारण स्थान समझते हैं। अगर आप लोगों को इस केवल उच्चारण स्थान से अगर 3 नंबर से 4 नंबर कंप्लीट करना है तो इस वीडियो को नहीं छोड़िएगा, इसको भी इग्नोर मत कीजिए। 4 से 5 नंबर आपको केवल उच्चारण स्थान से रहता है। कभी पलट के देखिए, उससे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे कम 3 से कम नहीं रहता है, 5 से ज़्यादा भी नहीं रहता है। चलिए देखिए, आप लोग एग्जाम चाहे तो फेयर में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे स्थान लिख लीजिए, यहाँ पर स्वर लिख लीजिए, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, यहाँ पर वर्ण ध्वनियों की नाम लिख लीजिए, और इसमें लाइन से सजा लीजिए, जैसे कंठ, तालु, ये कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ना ऊपर बिंदु हो जाएगा, थोड़ा सा छूट के। चलिए, ये कंठ, ये तालु, मूर्धा, दंत, और मूर्धा ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, मूर्धा वैसे नहीं होगा। दंत, ओष्ठ, नासिका, इसको इसमें लिखिएगा कंठ तालु, ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ, ये हो जाएगा दंत ओष्ठ, ये हो जाएगा स्वर यंत्र। और इसमें भी इसी तरह से लिख लीजिएगा। देखिए, आप जितना दिखाई दे रहा है आप लाइन से लिख लीजिए, ऐसे वीडियो को रोक करके आप लिखिएगा, ठीक है। और जब ये लिखा जाए पूरा, एक भी लाइन स्किप नहीं होना चाहिए इधर से इधर, मतलब गलत याद कर लीजिएगा आप लोग, फिर बोलिएगा आप गलत याद करा दिए। आप गलत नोट मत कीजिए और इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए, आप पूछेगा एग्जाम में कैसे पूछेगा, चलिए हम वो बात बताते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि भैया बताइए ना, कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बोलिएगा भैया सुनिए ना, कवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब आपको कवर का डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, छिटका के पूछेगा, कहेगा क का उच्चारण स्थान क्या होता है, बोलिएगा कंठ, कहेगा ख का उच्चारण स्थान, फिर भी बोलिएगा कंठ। यानी कहने का मतलब कवर्ग का जितना भी वर्ण होता है सबका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जितना भी वर्ग होता है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्ग के अंतिम का जो वर्ण होता है ना, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण अंग, च वर्ग का अंतिम वर्ण या, ट वर्ग का अंतिम वर्ण बड़का न, त वर्ग का अंतिम वर्ण छोटका न, प वर्ग का अंतिम वर्ण म, तो ये सबका सब जो होता है ना, सबका उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है, सबका उच्चारण स्थान अंतिम, सभी वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका। इस सब में से कोई भी दे दे, आपसे एग्जाम में पूछे इसका उच्चारण स्थान क्या है, आप लगाइएगा नासिका। लेकिन नासिका जब ऑप्शन में न रहे ना, तो आप अंगा का उच्चारण स्थान कंठ लगा सकते हैं। इसके वाले अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान यानी यहाँ का उच्चारण स्थान तालु लगा सकते हैं, यानी बड़का न का उच्चारण स्थान मूर्धा लगा सकते हैं, छोटका न का उच्चारण स्थान दंत लगा सकते हैं, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ लगा सकते हैं। नासिका ऑप्शन में न रहे तब मेरे बातों को ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि अ या आ का उच्चारण स्थान, तो कंठ बोलिएगा। छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान तालु, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसी प्रकार ए या आय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ए जो है अकेला नहीं बना हुआ है, अ प्लस ई से मिलकर के बना हुआ है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, और अ ई मिलकर के ए बना है, तो ये दोनों का नाम एक साथ जोड़ दीजिए, कंठ और तालु, कंठ तालु हो गया। उसी प्रकार ओ, अ प्लस ऊ मिलकर के बना हुआ है ओ, तो अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, दोनों को एक साथ जोड़ करके यहाँ पर बना है ओ, अ प्लस ऊ बराबर ओ, तो यहाँ पर कंठ प्लस ओष्ठ बराबर बन जाएगा कंठ ओष्ठ। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और इधर से ये भी याद रखना है, य का उच्चारण स्थान क्या, तो कंठ, र का उच्चारण स्थान तालु, ल का उच्चारण स्थान मूर्धा। उसी प्रकार तालाब सा का उच्चारण स्थान कंठ, मूर्धन सा का उच्चारण स्थान तालु, दंत सा का उच्चारण स्थान मूर्धा। और इधर वाला कैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि कंठ की विशेषता क्या होगा, कंठ है बोलिएगा। तालु की विशेषता, तालु का विशेषण तो तालाबे बोलिएगा, इसी के नाम से जुड़ा हुआ है। देखिए ना, मूर्धा का तो मूर्धन है, दंत का तो दंत है, ओष्ठ का तो ओष्ठ है, नासिक का तो नासिक के, कंठ तालु तक कंठ तालब्य, कंठ ओष्ठ तो कंठ ओष्ठ है। उसके अलावा दिया हुआ है क्या है,
दंत ओष्ठ तो दंतोष्ठ है, स्वर यंत्र का अलिजी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ह का उच्चारण सिंगल छांट के होता है, स्वर यंत्र होता है। व का उच्चारण दंत ओष्ठ होता है। थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसका अलग अलग भी रहता है, लेकिन अधिकतर यही होता है। आप बात पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। उच्चारण स्थान से आपका 5 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर, कम से कम 3 नंबर कंप्लीट होगा, यानी मोटा मोटी हम 4 मानते हैं। और पीछे जो भी पढ़ा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा 7 नंबर, यानी 7 4 11, यानी मोटा मोटी हम बोल सकते हैं 10 नंबर आपका जो है केवल इसी टॉपिक से। आधा घंटा का वीडियो पढ़े हैं ना यहाँ पर, जो भी आधा घंटा वीडियो आपसे 10 नंबर कंप्लीट कराएं आपको हम व्याकरण से, एकदम आसानी से 10 नंबर उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को तनिक भी लग रहा है कि इस वीडियो से हमको फायदा हुआ है, तो अगला आदमी के पास अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगला का भी भला हो सके इससे, ताकि वो आपका नाम भी ले सकें। तो फिर हम लोग जो है अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग वर्ण विचार पढ़े हैं, वर्ण एक एक वर्ण मिल करके क्या बनता है शब्द। अगले दिन हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बारीकी से इसी प्रकार टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, एकदम आसान भाषा में समझाते रहेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को हम लोग इतना ही पेंट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, अगले लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अगले लोगों को भी फायदा हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।